हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग एक बेसिक आइडिया डेवलप किए थे विथ रियल लाइफ एनालॉजी, जो मैंने पोटैटो वाला एग्जाम्पल के थ्रू में समझाया। और आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहला पार्ट है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज और एंटी डेरिवेटिव्स। तो देखो, इससे पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या समझना होगा कि इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे आया है। स्टार्टिंग मतलब ये वाला चीज़ को पहले हम लोग को समझना होगा, और उसके बाद जो टोटल जो फार्मूलाज है उसका स्ट्रक्चर हम लोग को समझना होगा। नहीं तो हम लोग याद नहीं रख पाएंगे कि टोटल कितना फार्मूला है और उसका कौन बेसिस में फार्मूला को हम लोग मतलब करना है या याद करना है, उसको थोड़ा सा आज समझते हैं पहले। ठीक है। और आज का क्लास करने के बाद तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोग आगे आगे ऐसे ही बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो ऐसे तुम लोगों का बोर्ड्स का तो एग्जाम डेट आ गया, और ऐसे जेई मेंस का भी आ गया। तो इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना भी होगा और करना भी होगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो आज का क्लास में देखो, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1, जैसे मान लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फार्मूला को पहले डिराइव करने से पहले डेरिवेटिव बहुत अच्छे से जानना होगा। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन जो है, इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एन ऊपर में बैठा है ये एक कॉन्स्टेंट नंबर, और जो नीचे एक्स जो है मतलब जिसके पावर में है वो है तुम्हारा वेरिएबल। ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी देखो, इस इक्वेशन को अगर हम लोग चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है। मैथमेटिकली ये भी करेक्ट है। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक ऑपरेटर यूज करेंगे बोथ साइड में। जो ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रेशन ऑपरेटर, और दिखने में कैसा है, कुछ मतलब इस टाइप का है। तो बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग ऑपरेटर को बोथ साइड ले सकते हैं, ये मैथ्स का रूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन को ऑपरेट करेंगे। तो डी ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है। अभी देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है ना, जो डी ऑपरेटर है मतलब डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था पोटैटो वाला एग्जांपल में, जब तुम पोटैटो को काट करके एक स्मॉल पीस बनाते हो उसको बोलते हो डिफरेंशिएशन, और जब उसको ऐड करके फिर से तुम बड़ा वाला पोटैटो को ले आते हो तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब हुआ दोनों एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा डी और इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ठीक है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर से आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन, और इक्वल्स टू राइट में आ जाएगा तुम्हारा एन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है तो इसीलिए एन बाहर आ जाएगा, और अंदर में रहेगा एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको घुमा के लिख रहा हूँ। तो कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स, मतलब आर एच एस को मैंने एल एच एस में ट्रांसफर किया, और इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन एल एच एस को आर एच एस में। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो एन है वो कांस्टेंट नंबर है, पहले ही मैंने बता दिया, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे राइट में। तो ए हो गया मेरा फॉर्मूला। तो इसको हम लोग को याद रखना चाहिए, बट किसी भी बुक में तुम्हें इस फॉर्मूला नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या है ना, जब हम लोग इस फॉर्मूला को एप्लीकेशन करेंगे या इसको याद करेंगे एप्लीकेशन करने के लिए, तो हम लोगों को इस पावर को जो n माइनस 1 है ना, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दिमाग में। तो हम लोग इसको आसान करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई किया। वो क्या ट्रिक है कि जो n है ना उसको रिप्लेस करके हम लोग n प्लस 1 बैठा दिया पूरा इक्वेशन में। ये भी मैथमेटिक्स का इक्वेशन में हम लोग कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूशन पूरा इक्वेशन में थ्रू आउट द इक्वेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस n बाई n प्लस 1। तो अगर हम लोग ऐसे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखो जो फॉर्मूला है ना कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1, मतलब n के जगह में हम लोग n प्लस 1 बैठा रहा है, तो इसका मतलब पहले n प्लस 1 लिखो
और फिर -1 dx तो ऐसे ही रहेगा, और राइट में जो है x टू दी पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जो मेरा फॉर्मूला है कुछ ऐसा हो गया, x टू दी पावर n dx इक्वल्स टू x टू दी पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, अभी मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल के भी एक चीज़ होता है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए तुम लोग कितना ही याद रखो कि इसका जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा होगा, x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n+1 बाई n+1। अभी देखो कि हम लोगों ने इसको ऐसे चेंज किया। अगर हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको अप्लाई करें किसी भी एक सम में, तो मान लो तुमको दिया है कि x टू दी पावर 5 dx का आंसर निकालो। तो अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला को यूज़ करूं, मतलब नंबर 1 जो मैंने पहले डिराइव किया, तो क्या होगा, इसको पहले हमको लिखना पड़ेगा ना x टू दी पावर 6 - 1 इस फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा x टू दी पावर 6 बाई 6। तो क्या है कि मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है ये बीच वाला स्टेप करने के लिए। बट अगर मैं सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करूँ, मतलब ये नंबर 2 वाला फार्मूला मैं अगर यूज़ करूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ x टू दी पावर n+1 मतलब 5+1 बाई 5+1। तो आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 6 बाई 6। ठीक है, तो आई गेस तुम लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो एक चीज़ आता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो डी डी एक्स ऑफ, मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर है ये मेरा बड़ा वाला पोटैटो है और जो 2x है ये छोटा वाला स्मॉल पार्ट है। तो अगर मुझे कुछ भी फॉर्मूला पता नहीं है इंटीग्रेशन का, तो भी मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 2x dx, इसका जो आंसर आने वाला है वो है होल पोटैटो मतलब एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये है तुम्हारा होल पोटैटो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, जो इंटीग्रेशन का नंबर 1 वीडियो है, उसमें मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2x dx का आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बताऊं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो है 0, मतलब फिर आंसर आ गया 2x। अगर मैं सिमिलरली इसके वजह से मतलब इसको काट के अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूं, तो इसका भी तो आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। अगर मैं मतलब आना तो चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 1, बट अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा ना, देखो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2 पहले बाहर आ गया और इंटीग्रेशन x dx, तो क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स टू दी पावर, इसका मतलब पावर में 1 है, तो 1 + 1 बाई 1 + 1, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट गया, तो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर। बट मेरा आंसर आना चाहिए था द होल पोटैटो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया वो बाद में बताता हूँ। तो देखो नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका भी फिर डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अगर हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, तो देखो इंटीग्रेशन 2x dx, फिर आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और एक्स टू दी पावर 1 dx, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, तो मतलब फिर से 2 कट गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है ना कि मैंने जो जैसा मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर तुमने एक पोटैटो को काटा है और उसके बाद उस पार्ट को जोड़ोगे तो सेम पोटैटो आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर को पोटैटो मान के काट रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x, और उसको हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो उसका आंसर पोटैटो आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस वाला स्टार्टिंग वाला में। बट सेकंड वाला से देखो नंबर 2 से, मतलब इसको मैं अगर नंबर 2 दो, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 3, तो नंबर 2 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव सेम है 2x, बट जब हमको इसको डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम क्या है कि इसका तो मेन पोटैटो जो है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो सेम तो नहीं आ रहा है, एक 1 का प्रॉब्लम आ रहा है। सिमिलरली देखो जो थर्ड वाला केस है इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव 2x है, बट जब मैं 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो इसी चीज को हम लोग कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक c लगा देते हैं। जैसे मान लो इधर मैं एक दे दिया प्लस c, इधर भी मैंने दे दिया प्लस c, और इधर भी मैंने दे दिया प्लस c। जो c है ना इसका नाम क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बेसिकली एक नंबर होता है। जैसे मान लो जो पहले वाला केस है उसमें c कैन बी टेक द वैल्यू 0, राइट। सिमिलरली जो सेकंड केस है इसमें c क्या हो सकता है 1, थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट केस के लिए c का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके साथ एक +c ऐड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के बारे में। तो देखो मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो मैंने पढ़ा दिया क्या है। अभी इंटीग्रेशन का जो फार्मूलाज है, मैंने इस फार्मूला को एक सिस्टमेटिक वे से याद रखने के लिए मैं पहले एक वर्ड लिखूंगा जिसका नाम है आईलेट, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड बहुत हेल्प करता है। कैसे, जैसे मान लो जो आई है ना, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट एल स्टैंड्स फॉर logarithmic function, ओके। नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, मैंने डेरिवेटिव वाला वीडियोस में भी इसके बारे में बताया था, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लास 12 में तुम जितना भी मतलब इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव का फार्मूला हैंडल करोगे उसमें ये सारा फंक्शन ही आएगा जो मैंने लिखा, ठीक है। तो अभी देखो मैं एक एक करके फंक्शन के बारे में बताऊंगा, मतलब फंक्शंस का जो रिलेटेड फार्मूला है उसके बारे में बताऊंगा, फंक्शन के बारे में नहीं। तो देखो जो मैंने पहले चूज करूंगा वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का फार्मूला के बारे में मैं पहले आऊंगा, ठीक है। तो जैसे सबसे बेसिक फार्मूला है नंबर 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, जो मैंने प्रूव करके दिखाया। तो इसका आंसर क्या आया था, सॉरी मैंने डी डी एक्स लिख दिया क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है। तो नंबर 1 इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स टू दी पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, सी के बारे में तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट नंबर 2 एल्जेब्रिक में देखो नेक्स्ट क्या मैं लिखूंगा, जैसे मान लो दोनों फंक्शन अलग अलग से इंटीग्रेबल है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसका क्या होगा, ये इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो dx, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अलग हो गया और प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स अलग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूला है। नंबर 3 अगर कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है, सी क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के साथ तुम लोग इसको मिक्स कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अलग से के से लिख सकते हैं, ठीक है। के क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा के क्या होगा बाहर में आ जाएगा के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जैसे होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, बट जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया, डिवीजन का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, बट जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके लिए अब हम लोग को एक अलग चैप्टर पढ़ना होगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हर एक चैप्टर के पीछे एक रीजन है कि हम लोग क्यों धीरे धीरे एक एक चैप्टर करते करते आगे जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका कुछ लिमिटेशन है। जब वो लिमिटेशन में आ जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब हम लोग को कुछ दूसरे प्रोसेस का हेल्प लेना होगा। वही बेसिकली इंटीग्रेशन का डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में मैंने 3 फार्मूला दिया और ये 3 फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है तो इसीलिए मैंने ये और एक फार्मूला जैसा ही लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर और इंटीग्रेशन जो साइन है तो दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, तो आंसर आ जाएगा x। तो ये है सबसे आसान तरीका इसको समझने का। और एक तरीका है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया उसके थ्रू में भी इसको समझ सकते हो। इंटीग्रेशन dx का मतलब है कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 को हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स,
ठीक है। और अब इस फार्मूला को अप्लाई कर दो तो एक्स टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो मतलब क्या हो गया x प्लस सी, इसको भी x प्लस सी डाल दो। तो देखो ये भी एक तरीका है, जिसको जैसा अच्छा लगे उस तुम मतलब वो ऐसे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर तुम आसानी से करना चाहते हो तो मैंने जैसे पहला वाला बताया इसके हिसाब से बहुत आसान होगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। अभी मैं नेक्स्ट आता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, पहले इसको ध्यान से समझ लो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उतना ही है जितना हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर लॉग में नहीं आता है। अगर तुम लोग उठा कर देख लो, जो भी तुम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो उसमें कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसका तुम डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आया लॉग में। तो इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ अलजेब्रिक के अंदर में ही। देखो क्या है फॉर्मूला नंबर 5। जब हम लोग इंटीग्रेशन dx बाई एक्स करते हैं ना, मतलब देखो log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा ना। बट हम लोग मॉड देते हैं क्योंकि log के ऊपर जो मतलब नंबर होता है ना, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं इस प्लेस को, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता, वो log का प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हम लोग इसको मॉड में डालते हैं, ठीक है। और प्लस सी, तो देखो ये 5 फार्मूला हम लोग ऑलरेडी कर लिए। अभी नेक्स्ट आता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला में, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखो मैं इसको कुछ उल्टा तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे डेरिवेटिव में मैंने पढ़ाया था कि मान लो नंबर 6 डेरिवेटिव में क्या फार्मूला था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला था। तो क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो देखो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव था, कॉस एक्स का था, बट एक नेगेटिव भी आता था ना, मतलब ऐसे मैं एक बार दिखा देता हूं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो इधर से मैं लिख सकता हूं ना कि डी ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दो और प्लस सी लिख दो, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि मुझे जो मैं, अच्छा इससे पहले एक स्टेप कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस सी को इधर अभी मत डालो, इसके साथ एक काम कर लो, इसको ऐसे लिखो, मैं इधर लिख देता हूं इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं माइनस को बाहर निकाल दिया और डी ऑफ कॉस एक्स का आंसर होता है कॉस एक्स, और इसके साथ राइट में सी जोड़ दो, ठीक है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए जो नेगेटिव साइन है उसको मैंने राइट साइड में ले जा रहा हूं, तो माइनस कॉस एक्स माइनस सी आएगा। अगर मैं इस कॉन्स्टेंट को C1 दे दिया और इसको भी C1 दे दिया और इसको चेंज करके मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी वेयर C इक्वल टू माइनस C1। बट C का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, C को तुम लोग जैसे मर्जी उसको ले सकते हो, बट हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो मैं अभी फॉर्मूला को लिख देता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए मैंने दिखाया इसको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, तो मेरा जो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला है उसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट नंबर 7, तो नंबर 7 क्या होगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव था, तुम लोग ऐसे सोचो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव था, साइन एक्स का था ना, तो आंसर क्या होगा साइन एक्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, सेक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, सेक्स स्क्वायर डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, tan एक्स का था, इसीलिए आंसर क्या होगा tan एक्स। उल्टा तरीके से तुमको समझना होगा। नंबर 9, नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, माइनस कॉट, मतलब कॉट एक्स का था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, सेक एक्स tan एक्स। सेक एक्स tan एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स tan एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का था, तो आंसर क्या आएगा सेक एक्स। बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, कोसेक एक्स कॉट एक्स। सिमिलरली कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव था, माइनस, मतलब कोसेक एक्स का था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो सिमिलरली हम लोग माइनस का एडजस्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखो टोटल हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला कर लिए, मैं जस्ट इसको अलग करने के लिए
लाइन बना देता हूँ। तो अभी हम लोग 11th नंबर तक पहुंच गए हैं कि फार्मूलास में। और अभी देखो जो मेन प्रॉब्लम है, अभी बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानते हैं, बट उसमें से साइन कॉस का ओनली आया, बाकी सारा तो अलग अलग है ना, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। बट हम लोगों के पास 4 फार्मूला नहीं आया, वो है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। देखो कोई ऐसा फार्मूला हम लोगों के पास नहीं आया, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन टैन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। तो बहुत सारे के मन में डाउट आएगा कि ये चारों का फॉर्मूला क्यों नहीं है। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि डेरिवेटिव में हम लोगों ने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है साइन एक्स, टैन एक्स या कॉट एक्स या कोसेक एक्स या सेक एक्स। तो इसीलिए 4 फार्मूला अभी तक हम लोगों को नहीं आया। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वो 4 फार्मूला हम लोग फिर से बनाएंगे, नया 4 फार्मूला ऐड होगा इसके साथ। तो इसीलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आइडिया बहुत क्लियर हो गया आई थिंक। चलो आते हैं नेक्स्ट, 11 तक हो गया। नेक्स्ट मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो बहुत सिंपल फंडा है कि इसका जो नंबर 12 होगा, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स होता है, तो इसका तो आंसर बहुत आसान होगा। तो आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर 13। 13 में क्या होगा? 13 में देखो जो और एक फॉर्मूला था ना, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत कम स्टूडेंट को याद रहता है, क्योंकि बहुत कम यूज भी होता है। तो इसीलिए ए टू दी पावर एक्स, इसका आंसर होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे ना, तो लॉग इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ए बेस ई डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए बेस ई प्लस सी। तो ए फॉर्मूला को, दोनों फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको और इसको, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला आता है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे को ये भी समझ में नहीं आता है कि ई टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर एक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। ई टू दी पावर एक्स ई को साइंटिस्ट ने एक स्पेशल नंबर बनाया, तो इसीलिए उसका सब कुछ प्रॉपर्टी अलग है, और जो नॉर्मल ए टू दी पावर एक्स है उसमें बाकी सारा नंबर आता है जो रियल नंबर है। ठीक है, और ए हमेशा ग्रेटर देन 0 भी होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग को क्या पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इधर जगह नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो इनवर्स मेजर फिर से लिख देता हूं कि इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो में देखो, इनवर्स ट्रिगो में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे? डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, बेसिकली हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे और दोनों में माइनस हो जाता था। तो मतलब मेरा नेक्स्ट नंबर होगा 13, उसके बाद 14। तो 14 नंबर में मैं आ रहा हूं कि डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स एक्स का है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी बहुत सारे को क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि एक काम करते हैं तो एक माइनस लगा के एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट ये मीनिंगलेस है, क्योंकि माइनस तो तुम मतलब अपने से एडजस्ट कर सकते हो ना। तो इसका आंसर कॉस इनवर्स एक्स होगा टेक्निकली, बट इसका कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको याद नहीं रखते हैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 15, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? आगे एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस को तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका अलग से फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है नंबर 16 में। इसमें क्या है? डी एक्स बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसको मॉड में भी लिखा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर मॉड डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने अभी तक 16 फार्मूला को हम लोगों ने लर्न किया। ठीक है, तो
इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये वाला जितना फार्मूला मैंने आज का क्लास में डिस्कस किया, ये फार्मूला तुम लोगों को आना चाहिए, और मतलब बहुत जल्दी से इसको आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सोचते रह जाओगे शाम करने के टाइम में कि तुम्हें फार्मूला याद करना होगा। ऐसे करोगे तो शाम बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारा ट्रिक हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा आगे। आज का क्लास में तो उतना ट्रिक अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट आगे आगे करना पड़ेगा। क्यों ट्रिक मतलब अप्लाई करना होगा, मैं उसका भी रीज़न बता दूंगा। वही मेन काम है, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम बुक से भी कर सकते हो या किसी भी जगह से कर सकते हो, लेकिन जो मेन थिंग है ना कि उसके जो स्टेप मैं कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं क्यों उसी स्टेप को कर रहा हूँ किसी दूसरे स्टेप को छोड़ के। तो मेरा काम यही होगा कि तुम लोगों को यही समझाना कि मैंने इस स्टेप को क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बड़ा मॉड्यूल है, और इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट बात है ना, इंटीग्रेशन मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, और डिफिकल्ट लगना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, ये तुम्हारा एक रिवर्स प्रोसेस है। जब हम लोग आगे जाते हैं ना तो जाना बहुत आसान होता है, बट जब तुमको बैक करके आना होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इसका मतलब एक रीज़न तो ये है कि तुम्हारा ये ऑपोजिट प्रोसेस है, तो इसीलिए हम लोग को बैक करके आना पड़ता है फंक्शन, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला में, इसलिए इसको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो हम लोग उसके थ्रू में ही बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे उसको सोचना है कि इसके बारे में। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने दो प्रॉब्लम इधर लिख के रखा, और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बट एक एक प्रॉब्लम को हम लोग को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारा वैरायटी है, जो सबसे डेंजरस थिंग है। क्योंकि जैसे तुम लोग डेरिवेटिव किए थे ना, तो ज़्यादा वैरायटी नहीं था, मैक्सिमम 5 to 6 वैरायटी था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में बहुत सारा वैरायटी होता है, और इसमें बहुत सारा बेसिक मैथ यूज होता है। जैसे मान लो तुम क्लास 9-10 में भी जो पढ़े हो ना, जैसे लाइक क्या बोलूँ मैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो बहुत ही मतलब बहुत सारे ने स्किप करके आए हो, सीधे आचार्य का फॉर्मूला याद कर लिया। जैसे जो इंटीग्रेशन मतलब ऐसे है, इंटीग्रेशन को छोड़ो अभी, जैसे मान लो a² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद कर लिया कि x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये तो ठीक है ना तब क्लास 10 के लिए या इसका सोल्यूशन के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेथड से x का वैल्यू आया उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको बहुत आसानी से आता है ना, उसको इंटीग्रेशन का तो बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे तब यही चीज़ मैक्सिमम काम में आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत बेसिक कंसेप्ट को भी चेक करेगा, और मैक्सिमम लोगों को बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट फील होता है इंटीग्रेशन में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, चलो आगे आगे मैं बताते जाऊँगा। चलो देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो जो आज का पहला सवाल है ना, उसमें क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेशन dx/√x। तो इंटीग्रेशन का किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉब्लम कोई डायरेक्ट फार्मूला से है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन करके उधर ही दिमाग लगता है, और अगर है तो कोई बात नहीं, उसको जस्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे देखो इसमें 1 लाइन ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, जो बहुत ही बेसिक है। मैंने बार बार बोला ना, बेसिक नॉलेज टेस्ट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना dx/x⁻² को, और नेक्स्ट लाइन में जो x⁻½ है नीचे है उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर में माइनस आ जाएगा। ये भी बहुत बेसिक्स है, फ्रॉम क्लास 9-10 से आ जाता है। तो इसके बाद क्या करना है, मुझे x⁻n वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, x⁻½ प्लस 1 बाई -½ प्लस 1, और c तो लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इसको पावर को ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हाफ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x⁻½ का मतलब होता है √x, तो आंसर आ जाएगा 2√x प्लस c। तो देखो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, तुम लोगों के दिमाग में ये फीड करना कि हम लोग कैसे इसको सोच रहे हैं स्टेप्स, क्योंकि धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो तभी तुम लोग को, अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बहुत आसान लगेगा, बट कंसेप्ट तो इधर से बिल्ड होगा ना। तो इसीलिए क्या है, देखो पहले मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के मतलब जो स्टैंडर्ड फार्मूला मेरे दिमाग में है ना, जो मैंने कितना सारा फार्मूला मैंने लिखा इधर, टोटल मैंने लिखा आई थिंक 15 फार्मूला मैंने लिखा।
तो 15 जो फॉर्मूला है ये मेरा दिमाग में एकदम 100% रहना चाहिए, मतलब एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे इसको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन को सोच नहीं सकते। तो क्या होगा, मैंने पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन को देख के समझ लिया कि ये तो एक्स टू दी पावर समथिंग वाला फॉर्म में है, तो मेरा दिमाग में जल्दी जल्दी आ गया कि एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला मेरे पास है, तो मैंने उस फॉर्मेट में इसको ले गया, तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो क्यूब रूट एक्स है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3। देखो मैंने जैसे बोला था, ये भी क्लास 9-10th लेवल का एक कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग को पता होता है कि जो इंडेसिस है ना, जो उसको मतलब जो क्यूब रूट है उसको हम लोग 1/3 से लिख सकते हैं। तो अगर जिसको ये पता नहीं है वो तो उसका तो सम नहीं बनेगा ना, तो वो तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम है तुम्हारा बेसिक्स का। तो यही प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन के साथ। तो एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक है। और जो एक्स टू दी पावर 1/3 है, फिर से मैं लगा दूंगा एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, तो 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको करोगे तो पावर को ऐड करोगे तो एलसीएम करो साइड में, जिसको नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी हाथ लगा के करो, मतलब ऐसे 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 3, 1 प्लस 3, और जिसको आ रहा है एकदम तुम स्टेप वाइज कर लो, मतलब एकदम एग्जैक्टली कर लो, तो क्या आएगा 4/3 प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4 ऊपर जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है। तो यही है इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, बट बेसिक्स बहुत जबरदस्त होना चाहिए इंटीग्रेशन अच्छा होने के लिए। और उसके साथ जो मेरा पॉइंट है, डिफरेंशिएशन में एकदम मास्टर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जिसको जितना जल्दी दिमाग में आएगा उसका इंटीग्रेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छा होने का यही मतलब तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, नंबर 3। देखो इसमें क्या पूछा गया कि x² प्लस 1/x² टू दी पावर 3 dx, ठीक है। तो देखो ये भी कोई डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है। अभी बहुत सारे को लगेगा कि इसमें लगा दो डेरिवेटिव, जैसा चेन रूल अप्लाई होता है ना उसके हिसाब से। तो x² प्लस 1/x² टू दी पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1, इसको लगा दो तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो एग्जाम में 0 मिलेगा, ठीक है। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कोई सेंस ही नहीं है कि फार्मूला अप्लाई करने का। तो देखो कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको सीखना होगा। जो एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला जो दिया है ना, ये बहुत एक अच्छा एक इसके अंदर में कंसेप्ट लगा हुआ है। वो क्या है कंसेप्ट, कि एक्स को ऐसे समझो, एक्स और डी ऑफ एक्स, ठीक है। जो एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं। तो पहले एक्स का पावर में 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 इंटू डी एक्स मतलब 1 इंटू डी एक्स। मेरा बोलने का मतलब यही है, ठीक है। और जो 1 नंबर है ना वो इधर है, मतलब तुम इसको ऐसे सोचो कि स्टार है एक और स्टार के साथ है डी ऑफ स्टार। तो अभी मेरे हिसाब से स्टार के जगह में कौन बैठा है, x² प्लस 1/x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x² का डेरिवेटिव, और 1/x² का क्या होगा -2/x³। जिसको डिफरेंशिएशन इतना जल्दी नहीं आ रहा है वो मेरा वीडियो में जाओ, डिफरेंशिएशन का वीडियो बेसिक देखो और अपने हाथ से करो धीरे धीरे, और उसके बाद देखो स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2x माइनस 2/x³ आएगा इसका। बट ए वाला पार्ट जो 2x माइनस 2/x³ क्या इधर है, नहीं है। अगर होता, अगर इसका डेरिवेटिव इधर होता तब हम लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रेशन बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो तुम लोगों को दिमाग में अभी ये समझ में नहीं आएगा। मैं जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन का काम कैसे होता है। उसका लॉजिक मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक मतलब इस फॉर्मूला के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। जिसको समझ में आया तो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बाद में इसको आएंगे इसके बारे में, और मतलब एकदम डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं वापस मेरा शाम में आता हूँ। तो देखो मैं इसको क्या करूँगा, पहले मेरा बोलने का मतलब यही था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले जो कॉमन सेंस है ना उसको यूज़ करूँगा। कि इसको क्यूब दिया है तो क्यूब को खोल दो ना, ये तो बेसिक स्टेप है, वही स्टेप मैं करूँगा। तो x² का होल क्यूब होगा तो x टू दी पावर 6, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। एक इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, लगाओ इसको। तो x² का होल क्यूब क्या होता है, x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 प्लस 3 इंटू x²
का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है ना, तो 3x⁴ इंटू 1/x² प्लस 3ab स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1/x⁴ क्लियर। अब इस पूरा का dx, तो मैंने 4 टर्म लिख दिया। अभी देखो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग करूंगा। अभी बहुत सारे को लगेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूला का जस्ट नंबर नहीं बताऊंगा, मैं जब दिखा भी दूंगा कि मैं ए वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी नॉट डी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। इसका जो आंसर आता है ना कि अलग अलग, मैं अभी इसको अप्लाई करूंगा। जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, x⁶ dx को मैंने अलग कर दिया, प्लस 1/x⁶ dx को मैं अलग कर दिया। इधर देखो x² के साथ x² कटेगा तो x² बचेगा, तो 3x² dx में अलग कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट इधर x² के साथ इसको कटेगा तो रहेगा x², तो 3/x² dx अलग करूंगा। बात सिंपल है। नेक्स्ट x⁶ का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x⁷ इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो एक लाइन में दिखा रहा हूं कि x⁻⁻6 dx। 3 को मैं बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि ये भी मैंने फॉर्मूला दिया है कि इंटीग्रेशन के साथ अगर कांस्टेंट नंबर रहेगा तो बाहर आ जाता है, तो 3 × x² dx। अच्छा, इसको भी बाहर निकाल कर इसको ऊपर में लिख के x⁻⁻2 dx लिख रहा हूं, ठीक है। तो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट x⁷/7 प्लस, देखो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x⁴ पावर में एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब एडिशन होगा, बट नेगेटिव में है ना, तो इसीलिए मैंने -5 कर दिया, क्योंकि -6 + 1 होता है -5, डिवाइडेड बाय -5 प्लस 3 × x³ प्लस 3 × x⁻⁻1/-1 प्लस c। देखो मैंने c को एक बार लिखा, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे को लगेगा कि इधर भी एक c डाल दो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद, मतलब इधर ऐसे देते रहो c1 c2 c3, कोई जरूरत नहीं है। एक इंटीग्रेशन ही काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी। नेक्स्ट, तो इधर से क्या आंसर आएगा, x⁷ माइनस 1/5 x⁵ देखो 5 x⁵ मैंने कैसे लिख दिया, जो x⁵ है इसको अगर नीचे ले जाऊंगा ना तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट। 3 चला गया तो प्लस x³। नेक्स्ट इसको माइनस कर रहा हूँ क्योंकि माइनस सामने ले जा रहा हूँ, मतलब ए वाला माइनस को मैं इधर ले रहा हूँ। अच्छा, इस ए वाला को इधर लेकर गया था, इसको भी देख लो, तो -3/x प्लस c, तो ए हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज होगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। मैं जो भी क्वेश्चन क्लास में दे रहा हूँ ना, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है कि मैं जो स्टूडेंट एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहता, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है इंटीग्रेशन, मान लो अब तुम लोगों के पास करीब अगर मैं फरवरी का 15 में मान रहा हूँ तुम्हारा एग्जाम डेट, जैसे ISC का 20 फरवरी डेट आया है, तो अगर 20 फरवरी अभी से मान लो कि 1 मंथ, पूरा जनवरी तो है, तो इसका मतलब 1 मंथ एंड 10 डेज मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने मेरा वीडियो को फॉलो किया तो उसको आराम से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कर पाओगे एग्जाम में। मैं उसके हिसाब से इस वीडियोस को मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसको आता है उसको भी और अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्या लॉजिक मुझे यूज करना है, क्या ट्रिक यूज करना है। जब भी तुम लोग देखोगे कि न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला का, इसका जो पावर है, पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो 4 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, और नीचे वाला का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। मतलब ऐसा जब भी देखोगे ना, सीधा अगर कुछ ट्रिक मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे तो डिवाइड कर देना। जैसे ये भी एक क्लास 10 का कंसेप्ट है, मैंने जैसे बताया था कि 9-10 का कंसेप्ट यूज होगा, प्रॉब्लम यही है। और 9-10 में बहुत सारे कोविड के कारण हो और अपने आप से भी कारण हो, वो लोग अच्छे से नहीं किया, तो इसके पीछे ही इंटीग्रेशन का मेन डिफिकल्टी लगने का जो रीजन है यही है। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड करूंगा, तो x² + 1 नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको आता है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो नहीं आता है तो देख लो कैसे करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा x², तो हो गया x⁴ प्लस x², ठीक है। अभी एक लाइन खींचूंगा ऐसे, इधर माइनस और माइनस, तो 4 पर चला गया, तो अभी क्या लिखूंगा मैं, -x² + 1, ठीक है। अभी देखो इसके साथ मैच कराने के लिए इधर देना पड़ेगा -1,
ये तो मैं डिवीजन कर रहा हूँ, बच्चा वाला डिवीजन, और -1। तो इसके बाद फिर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये प्लस और प्लस, तो ये भी कट गया। तो इधर से क्या रिमाइंडर हो गया, रह गया 2। अभी लॉजिक क्या है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं ना कि x स्क्वायर -1 प्लस 2/x² + 1। जैसे देखो कि मुझे उतना मैं रूल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक कॉमन सेंस के बारे में बताऊंगा। अगर मान लो इधर है 19 और तुम इसको डिवाइड कर रहे हो 4 से, ठीक है, मतलब 19/4 लिखा है, तो मैं पहले इधर क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला कंसेप्ट भी बहुत सारे को डाउट होता है। तो 4 4 16, तो इसका रिमाइंडर क्या है 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 19/4 इक्वल टू ए वाला जो 4 है इधर, ये 4 प्लस जो रिमाइंडर है 3 बाई जिससे डिवाइड कर रहे हो 4, राइट। सिंपल कंसेप्ट है, कोई रूल कोसेंट वगैरह जो रूल क्लास 9 में पढ़ के आए हो उतना नहीं चाहिए, बट कॉमन सेंस होना चाहिए कि नॉर्मल डिवीजन कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने उसको अप्लाई किया, पहले इसको लिख दिया प्लस रिमाइंडर बाई जिसका डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो बात सेम है। अभी नेक्स्ट देखो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। तो क्या होगा, x² -1, थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए, तो x² -1 dx, क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2/x² + 1 dx, क्लियर। अभी देखो x² -1 dx को अलग अलग करूंगा तो क्या आएगा आंसर, x³ 3 और -1 के लिए -x। तो आई थिंक ये वाला स्टेप तुम लोगों को अभी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन से, और ये तो डायरेक्टली फार्मूला में आ गया ना, क्योंकि dx/x² + 1 क्या होता है, ये वाला फार्मूला मैंने पढ़ा दिया। अभी किसी को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीडियो को पॉज करके जब मैंने फार्मूला पढ़ाया ना उसको अच्छे से मतलब देख के लर्न कर लो, उसके बाद ये इस क्वेश्चन में आओ। तो क्या होगा, tan 1x, इसका आंसर क्या आएगा 2 tan 1x और उसके बाद +c, ठीक है। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें लॉजिक उल्टा हो गया ना, ऊपर का पावर अभी बढ़ा नहीं है तो तुम इसको लॉन्ग डिवीजन में नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब इसके लिए कुछ और ट्रिक अप्लाई करना होगा, बट अभी मैं उसको नहीं बताऊँगा। आगे जब जाऊँगा तो मैं उसको बताऊँगा ऑब्वियसली, बट अभी तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन tan² x dx। तो मेरा लॉजिक एक ही है, मैं पूरा इंटीग्रेशन का जर्नी में मैं बार बार एक ही बात बोलता जाऊंगा कि बेसिक्स से करना है, और जो कॉमन सेंस जो कहता है उसी तरीके से स्टेप्स को आगे ले जाना है, नहीं तो बहुत डाउट आगे आने वाला है, ठीक है। जैसे देखो मैं पहले क्या चेक करूंगा, इंटीग्रेशन tan² x का मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मैं मेरा दिमाग में सर्च इंजन चलाऊंगा ना, तो देखूंगा कि मेरे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो इंटीग्रेशन जिसका डेरिवेटिव tan² x है, मतलब उसका कोई फार्मूला नहीं है tan² x dx का। तो मैं फिर देखूंगा कि tan² x के साथ रिलेट कर सकता है ऐसा कोई फार्मूला है, तो मेरे दिमाग में आएगा हाँ एक तो फार्मूला है sec² x dx, इसका आंसर है tan x। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि tan² x को हम लोग sec² x में कैसे इसको चेंज कैसे करूंगा, तो इसके लिए फिर मुझे क्लास 10 में जाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि 10 में 3 फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिसमें हम लोगों को सिखाया गया था कि sec² x - tan² x = 1। देखो फिर से क्लास 10 का ही बात होगा ना, तो tan² x इधर से क्या हो जाएगा sec² x - 1। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन sec² x, सॉरी इसको अच्छे से लिखना होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन sec² x - 1। इसको चेंज करके मैं लिख सकता हूं। तो ट्रिक को देखो, जब भी इंटीग्रेशन में बाद में भी इंटीग्रेशन में बहुत सारा स्टेप करने के बाद एक स्टेप में इंटीग्रेशन tan² x आएगा, तब जल्दी जल्दी इसको लगाना होगा, तो इसीलिए मैं बेसिक को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं, ठीक है। तो sec² x का इंटीग्रेशन अलग से होगा dx और -1 dx का अलग से होगा, तो क्या आएगा आंसर, sec² x का आएगा tan x, बहुत आसान है, और इसका होगा -x + c। बहुत सिंपल है, बट एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन dx/1 + sin x। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक यूज कर रहा हूँ, तो यही मेरा मकसद है कि पूरा क्लास को ऐसे मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया है कि तुम लोग को कुछ नया सीखने के लिए मिले, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन dx/1 + sin x, इसमें क्या है कि मुझे दूर दूर तक कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा है जो डायरेक्टली मुझे आंसर दे देगा।
तो इसका मतलब एक चीज़ मेरा दिमाग में आ गया कि इसको तो कुछ करके इसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट है ना, इसको रिमूव करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ओनली इंटीग्रेशन dx बाई एक्स को छोड़ के, और कुछ फॉर्मूला ऐसे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ छोड़ के डिनोमिनेटर में है कोई फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है। अभी मेरे दिमाग में आएगा कि इसके साथ क्या किया जाएगा, मतलब क्या ऑपरेशन में करूं। तो देखो, ऑपरेशन करने के बारे में सोचने के टाइम मेरा दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, और क्या है कि पहले मैं इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा। तो ये फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके साथ तो अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं करूंगा, ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन के बारे में ही सोचूंगा। और जब साइन एक्स को देखता हूँ ना, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये बहुत एक ऑब्वियस स्टेप आ जाता है दिमाग में कि मतलब ड्यू टू एक्सपीरियंस से आएगा, तुम लोगों को भी आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, मतलब जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, कि अगर हम लोग इसको 1 माइनस साइन एक्स से गलती से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा काम हो जाएगा, क्या, जो इसको इंटीग्रेबल बना देगा। कैसे, देखो मैंने जस्ट एक स्टेप किया, 1 माइनस साइन एक्स से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, तो जो नीचे है ना वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से क्लास 10 का ही कंसेप्ट, ठीक है। तो अच्छा, एक लाइन मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। और अभी फिर से क्लास 10 वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग का कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, तो उन लोगों को अच्छे से बता देना कि अगर 12 में साइंस में आना है और इंटीग्रेशन अच्छे से करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट और क्लास 10 का जो भी बेसिक अलजेब्रा है, तो उसमें तो बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, सेपरेशन करूँगा। तो सेपरेशन कैसे होता है, देखो इसके लिए मैं एक डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ऐसे करूँगा तो क्या आएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। और ये क्या होगा, देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को एक अलग कर दिया और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को एक अलग कर दिया। तो इसमें से क्या आंसर आने वाला है, तो नेक्स्ट 1 बाई कॉस एक्स होगा, मैंने गलती से इसको कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो 1 बाई कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, मैं इधर कर देता हूँ, जगह है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स का आंसर तो हम लोग को पता है, tan एक्स होता है। और जो सेकंड इंटीग्रेशन है ना, वो देखो हो गया सेक एक्स tan एक्स, क्योंकि 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। मैं 1 बाई कॉस एक्स को पहले लिख रहा हूँ, और जो साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, ये वाला ये होगा tan एक्स डी एक्स। तो ये भी इंटीग्रेबल है, मतलब इसका फॉर्मूला है, तो आंसर आएगा tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। मैं जस्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग इसको घर में ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया है, मतलब कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना घर में। मैं इसको लिख देता हूँ HW, मतलब होमवर्क, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया, तो इसका अप्लाई कर देना इस क्वेश्चन में, तो और आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि इसमें क्या क्या लिखा है। इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, बहुत आसान तरीके से लिखा गया है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थिंग तो नहीं है, बट करने के टाइम बहुत डिफिकल्ट फील होगा। कैसे, क्योंकि तुम लोगों के पास जो भी फार्मूला है उसके साथ किसी भी फार्मूला के साथ मैच नहीं है, तो इसमें भी हम लोगों को कोई ना कोई एक क्या करना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन या कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसको चेंज करके स्टैंडर्ड फार्मूला में ले आने के लिए। पूरा इंटीग्रेशन का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो भी फंक्शन के जगह में दिया रहेगा ना, उसको कुछ ना कुछ करके जो मेरे पास मतलब अवेलेबल फार्मूलाज है उसके अकॉर्डिंगली उसको ले आना है। इंटीग्रेशन का फार्मूला को तुम कुछ भी घुमा फिरा के यूज नहीं कर सकते, जैसे मान लो डेरिवेटिव में हम लोग चेन रूल किए थे ना, ऐसा कुछ तरीका नहीं है इंटीग्रेशन में। स्टैंडर्ड फार्मूला में तुमको उसको कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके ले आना है, बट लॉजिक यही है, जो ले आने का जो प्रोसेस है ना, वही डिफिकल्ट बनाता है क्वेश्चन को। तो देखो मैं पहले क्या लिखूंगा, कुछ नहीं है, मतलब मैं ऊपर में मान सकता हूँ ना 1 है, और 1 का तो बहुत ही फेमस एक मतलब फॉर्मूला है, वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, लगा दो इसको। अभी बहुत सारा वन का फॉर्मूला है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछेगा कि मैं मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कोस टेन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लगाना है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लगाना, वो भी तो वन देता है ना। बट देखो नीचे नीचे क्वेश्चन में कौन है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तुम क्यों लगाओगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, जो लगाने से तुम्हारा काम आसान होगा, हम लोग तो ऐसे ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो उसको लगा के देख लेना और उसके बाद देखना कि वो इंटीग्रेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब फिर से इसको सेपरेशन, ये सेपरेशन बहुत चलता रहेगा इंटीग्रेशन में, मतलब यही इसका दुनिया है सेपरेट करना। तो देखो फिर से क्या करूँगा, इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अभी क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा, इधर से कॉस स्क्वायर एक्स चला गया, तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। और सेकंड वाला का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर क्या आएगा, हम लोग को पता है tan x होता है फॉर्मूला में, जिसको याद नहीं है देख लो ऊपर जाकर या जो कॉपी में लिख के रखे हो फॉर्मूलाज, और माइनस इसका क्या आता है cot x, तो क्या आएगा आंसर tan x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन और इसके साथ dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा नहीं है, अगर लिखा रहेगा भी तो अल्फा इज ए, और नहीं भी रहेगा लिखा तो भी तुमको मानना पड़ेगा अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अल्फा इज ए कांस्टेंट। क्लियर। तो देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी कुछ डिफिकल्ट टाइप का चीज देखता हूँ इंटीग्रेशन के अंदर में, तो मुझे पहला जो ख्याल आता है कि इसको कैसे रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब इसका छोटा कैसे मैं इसको करूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूला के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। तो इसीलिए तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो जिसको याद है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिसको याद नहीं है उसके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होने वाला है। देखो cos 2x का फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये भी कभी कभी यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ओनली इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। क्लियर। खाली यही फार्मूला को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे इसको, पहले मैं इसको लिख देता हूँ बॉक्स करके, जिसको नहीं आता है वो देख लेना। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट इक्वल टू, तो cos 2x को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर। और जो cos 2 अल्फा है उसको भी सेम वैसे मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट इसको अगर खोल देंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। राइट। नेक्स्ट नीचे cos x माइनस cos अल्फा। देखो बहुत अच्छा काम हो गया है, क्या 1 चला जाएगा, 2 को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर। अभी देखो ऊपर में ना बहुत अच्छा एक फैक्टर आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था ना इतना कुछ करने का, तो यही ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो लोग एकदम बिगिनर लेवल में हो, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि पेशेंस रखो, क्लास धीरे धीरे करते जाओ और देखो इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लास वाइज। तो देखो इसके बाद cos x माइनस कॉस अल्फा बाई cos x माइनस कॉस अल्फा कट गया, तो आंसर क्या आया, तो आंसर आ जाएगा इसके बाद मैं इसके बाद इसको लिख रहा हूँ, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। तो इतना तक हम लोग आ गए। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, बट गलती होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कैसे, इसके बाद मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा dx। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 sin x और इसका आंसर हो जाएगा 2 sin अल्फा और प्लस c। मुझे पता है
बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख के आएगा आंसर में, बट फिर से तुम्हें वही यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों, मतलब हाँ अभी तुम लोगों को तो पार्ट वाइज मार्क्स मिलता है, तो 0 तो नहीं मिलेगा, बट लास्ट लाइन के लिए जो आंसर लाइन के लिए जो मार्क्स रहेगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट क्यों, रीजन यही है ना, जो कॉस अल्फा है वो कांस्टेंट टर्म है, और तुमने उसको क्या किया, एकदम फ्लो में आकर साइन अल्फा लिख दिया, बट वो नहीं होगा। कॉस अल्फा कांस्टेंट है, वो पहले इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसे 2 बाहर आ गया ना, वो तो उसके जैसा ही है, तो पहले बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dx होगा तो उसका आंसर होगा इंटू एक्स, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन dx, तो उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा प्लस c, तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर अभी मैंने किया 7 है, दोनों के बीच में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में ना जो नीचे है वो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें 1 था और उसमें एक अलग फैक्टर है, तो 1 को मैंने चेंज करके इसमें कन्वर्ट किया था, बट इसमें तो एक फैक्टर दिया हुआ है, तो ट्रिक तो सेम ही अप्लाई होगा। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सेपरेशन कराना, ठीक है, सेपरेशन कराना इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब मैं लिख सकता हूं और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूं बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अभी आगे देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x प्लस ए बी मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस टू दी पावर 4x। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने ए वाला फार्मूला अप्लाई किया, बट इससे भी अच्छा होगा, इस फार्मूला में भी आंसर आ जाएगा, तुम लोग इसको बाद में ट्राई करना, बट मैं इसमें ना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक भी फार्मूला होता है, मैं उसको लिख रहा हूँ अभी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फार्मूला को मैं अभी अप्लाई करूंगा, तो क्या लिखूंगा, इसका होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, उसमें भी जो मैंने लिखा था उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा होगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिखने के बाद मुझे जो एडवांटेज मिला ना, वो बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। क्या, देखो ए क्या है, ए वाला क्या है, ये तो 1 है ना, और ए भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो बहुत आसान हो गया ना। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो इसको तो तुम लोग कर सकते हो, और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये तो कट जाएगा। तो जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ना, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन dx, तो माइनस 3x, ठीक है, प्लस c। बट ए वाला जो इंटीग्रेशन है इसको तुम लोगों को घर में करना है, तो इसको ए है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो इसको तो जस्ट उसी हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x। इनवर्स के अंदर में जब भी कुछ बड़ा बड़ा चीज देखोगे ना, तो उसको छोटा करने के लिए ट्राई करना, ये मेरा मेन ऑब्जर्वेशन है। अगर इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं, अभी मेरा आ गया फिर से
ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। क्या था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। और 1 प्लस कॉस 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑलरेडी मैंने लिख के रखा था इधर, देख लो एक बार, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 मतलब 2 cos स्क्वायर x, तो उसको बैठा दो उधर, और क्या काम है, तो 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो dx dx चला जाएगा ना, सॉरी dx cos x चला जाएगा और 2 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर से? बहुत आसान बन जाएगा, tan इनवर्स tan x dx। और हम लोगों को पता होता है ना कि tan इनवर्स और tan चला जाएगा, बचा रहेगा x, तो x dx। और इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, x² 2 प्लस c, बस इतना ही था। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 11 का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है, इसका भी टाइप को आइडेंटिफाई करके रखो। जब भी तुम लोग को दिखेगा कि ऐसा कुछ रैशनल फंक्शन जैसा कुछ मतलब इसका चेहरा है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग क्लास 9-10 में रैशनलाइजेशन किए थे उसी तरीके का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका जो उल्टा है उधर मतलब उससे उसको तुम्हारा मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे ऊपर नीचे। तो देखो ये मल्टीप्लाई करने में जो होगा ना तुम्हें जो प्रॉफिट होगा वो बहुत अच्छा है। क्या है प्रॉफिट? देखो नीचे वाला जो फंक्शन है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, जो बहुत मेरे लिए काम को आसान कर देगा। कैसे? देखो ऊपर में तो कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको लिख देना है जो तुमने लिखे हो। तो ए स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो मैं लिख ही देता हूँ इसका होल स्क्वायर, देख लो, माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx। तो बहुत फायदा हो गया ना, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 dx। क्लियर? तो नीचे देखो एक्स एक्स चला जाएगा, जो मुझे चाहिए था डिनोमिनेटर को छोटा करना, तो नीचे माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूँ, dx और माइनस माइनस प्लस। अभी देखो तो इतना मेरा आ गया, तो आई थिंक मैंने जो भी स्टेप्स अभी किया इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि x प्लस 1 टू दी पावर हाफ dx और x प्लस 2 टू दी पावर हाफ dx। तो इसको अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ 1 ऐड कर दो तो 3/2 बाई 3/2, इसके साथ भी 1 ऐड करो तो हाफ प्लस 1 होता है 3/2 बाई 3/2। बट इधर मैं एक बहुत अच्छा सा पॉइंट बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मैंने तो x प्लस 1 dx का तो मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, मतलब x टू दी पावर n का पढ़ा, इसका टू दी पावर n का तो नहीं पढ़ा, बट मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया। और मैं स्टार्टिंग से बार बार बता रहा था कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो अभी तो एक ट्रिक मेरा काम नहीं किया ना, मैंने तो मेरे हिसाब से कर दिया, बट मैंने एक रीज़न अभी तुम लोगों को बताऊंगा कि इंटीग्रेशन फार्मूला कब तक तुम उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अभी अगर किसी ने तुमको दिया कि एक्स माइनस 2 टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन करो, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, बट एक कब तक सेम आएगा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि जो एक्स का प्लेस है, इसमें डी एक्स लिखना भूल गया, जो एक्स का प्लेस है वो किसने लिया इस क्वेश्चन में, x प्लस 1 ने लिया, x प्लस 1 ने लिया, और इधर x प्लस 2 ने लिया। x का प्लेस जो ले रहा है क्वेश्चन में, अगर उसका डेरिवेटिव x के साथ सेम होता है तब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इधर x का डेरिवेटिव क्या है 1, और मैंने जो x प्लस 1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, क्योंकि x का 1 होता है 1 का 0, और x प्लस 2 का क्या होता है 1। जब तक डेरिवेटिव x के साथ सेम है तब तक हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आगे जो सेकंड चैप्टर है उसमें बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन होगा, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो, जो फार्मूला इंटीग्रेशन में है, जो x के जगह में जो बैठा होगा उसका डेरिवेटिव अगर सेम होता है x के साथ मतलब 1, तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये इतना अभी के लिए इतना ही कंसेप्ट था। अच्छा, इसका और एक लाइन और भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो -2/3 x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 और 2/3
एक्स प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई थिंक ये बहुत ही मतलब एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था जिसमें तुम लोग को कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और यही है आज का क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन। तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मुझे सभी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में बताना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया और कंसेप्ट को बताया मैंने धीरे धीरे अच्छे से, तो किसी को भी कोई डाउट नहीं आए। मैंने ऐसे उसके हिसाब से मैंने ट्राई किया। अभी मुझे पता नहीं कि कितना तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जिसको जितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको मुझे कमेंट करके बताओ, तब मुझे समझ में आएगा ना कि मेरा बोलने के टाइम कौन सा चीज़ और थोड़ा सा मतलब आसान वे से बोलना चाहिए, जो जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसको तुम लोग उधर कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली मेरा क्लासेस सुनने के टाइम या देखने के टाइम। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में मुझे क्या करना है, इसको मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। तो मैंने बताया कि इन्वर्स देखने के बाद मेरा दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उसको कैसे छोटा किया जाए, उसको इन्वर्स कैसे हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स का कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक और आगे भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कोई इन्वर्स का फॉर्मूला नहीं होता है। तो मुझे क्या करना है, कॉस इनवर्स साइन एक्स से इन्वर्स को अगर हटाना है ना, तो लॉजिक तो यही है कि आइदर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो या तो साइन को कॉस में करो। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला करना थोड़ा सा आसान होगा। फिर से फ्रॉम क्लास 10th लेवल का कंसेप्ट से। कैसे, उसमें एक कंसेप्ट था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, साइन के साथ कॉस। तो साइन एक्स को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। बहुत ही बेसिक स्टेप था। इसके बाद कॉस इनवर्स और कॉस चला गया तो कौन बच गया, π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स dx। तो इधर से क्या आंसर आ जाएगा, मैं π/2 को अलग कर दूंगा तो π/2 dx माइनस एक्स dx। तो आंसर क्या आएगा, π/2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन dx का आंसर x, और इसका तो आंसर बहुत आसान है x² प्लस सी। तो देखो आज का क्लास में हम लोग टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, और उसके साथ मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि कैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, नॉट डेरिवेटिव का सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो डेरिवेटिव से आता है, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने उसको डिराइव करके दिखाया। लेकिन हर एक फॉर्मूला को ऐसे डिराइव करके तुम लोग ले आ सकते हो, बट अभी उसके लिए टाइम वेस्ट होगा तो मैंने उसको उतना नहीं दिखाया। तुम लोग चाहो तो उसको घर में प्रैक्टिस करके देख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैंने दिखाया ना ddx और x⁴n वाला, मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे ये वाला कंसेप्ट ddx of x⁴n, इसी तरीके से तुम लोग किसी भी फार्मूला को डायरेक्टली उसको मतलब डिराइव करके लेकर आ सकते हो फ्रॉम द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिक आइडिया यही है, आगे 4 फार्मूला ऐड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पहले और थोड़ा सा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, और उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नया टॉपिक है मेरा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो मैं एक डाउट तुम्हारे मन में डाल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक क्यों हम लोग को पढ़ना है उसके पीछे रीज़न क्या है, कि रीज़न यही है कि अगर मान लो तुमको दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 dx, तो इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव है x के जगह में जो बैठा है, इसका जो डेरिवेटिव है वो है 2, और मैं जो फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ x⁴n, इसका डेरिवेटिव है 1, तो मैच नहीं किया। तो मैंने अभी तक जितना समझाया तुम लोगों को उसके हिसाब से फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको एप्लीकेबल कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो अगर वीडियो को मेरा अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके दोस्तों के साथ उसको शेयर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और उसके मतलब उतना टाइम में तुम लोग घर में प्रैक्टिस करते रहो, तो नेक्स्ट क्लास बहुत आसान होगा तुम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, चलो बाय।